जंग चल रही है। ईरान ने 78वें चरण की मिसाइलें दाग दी। ये देखिए, फेज वाइज मिसाइल दाग रहा। अभी 78वां फेज है जो मिसाइल दागी। और 78वें चरण की मिसाइलें देखिए कहां गिरी, अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर। एक के बाद एक मिसाइल गिरी है। देखिए, बरसात हो गई मिसाइलों की। इराक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इराक में जो अमेरिकी ठिकाने, सोचिए, इस जंग के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन लगा दिया। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और उनसे बात हुई। आइए आपको बताऊं पीएम मोदी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत। ईरान जंग के बीच पहली बार मोदी ट्रंप में बातचीत हुई। दोनों वर्ल्ड लीडर के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। मोदी ट्रंप की बात क्या ईरान से जंग थमने का संकेत है? क्या तनाव खत्म करने के लिए ट्रंप मोदी की मदद चाहते हैं? बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जंग के बीच भारत ने कूटनीतिक सूझबूझ दिखाई है। युद्ध के बीच भारत के जहाज अमेरिका और रूस से भी आए, तो हॉर्मुज रूट से भी तेल और गैस लेकर भारत के कई जहाज आए, क्योंकि मोदी खाड़ी देशों और ईरान के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोदी की ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री तक से बात हुई। तो क्या ट्रंप चाहते हैं कि मोदी ईरान से जंग खत्म करने में दखल दे? मोदी ने बताया कि उन्हें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन किया और हमने जंग के हालात पर विस्तार से बात की। कैसे जंग की वजह से ग्लोबल पावर और तेल सप्लाई पर असर पड़ा है। मोदी ने कहा भारत मिडिल ईस्ट में शांति का समर्थन करता है, मतलब वो बातचीत के जरिए जंग खत्म करने के पक्ष में है। कहा शांति स्थिरता के लिए भारत अमेरिका सहमत है। हम दोनों ये मानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाना चाहिए। सुनिए जरा, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनर साहब बता रहे हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। भारत ने कूटनीति की दृष्टि से कैसी शख्सियत और ताकत दिखाई। अब चाहते हैं जो उनका सपोर्ट मिले, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री एक ऐसे मेरे विचार से नेता हैं जो कि जिन्होंने की ईरान के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से बात की है, मसूद पेजेश्कियान से, और इजराइल के प्रधानमंत्री से दो बार बात की, और हर एक जो भी है खाड़ी के देश हैं उनके सबके जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो यूएई के प्रेसिडेंट हो मोहम्मद अल नहयान, या फिर अमीर हो कतार के, या सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस MBS, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि दूर दूर तक जो देश हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति से, मलेशिया के प्रधानमंत्री से, सबसे उन्होंने बात की है जो यहाँ पर शांति कैसे स्थापित की जाए। युद्ध से किसी बात का हल नहीं निकलता है। अब बड़ी चीज देखिए क्या है कि जंग ट्रंप कह रहे हैं बेशक कि 5 दिन के लिए रोक दिए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अटैक कर रहा है। ईरान इजराइल पर टारगेट कर रहा है। ये ईरान पर दागी गई, ईरान की दागी गई इजराइल पर मिसाइल। बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब ईरानी मिसाइल दागी तो गई, लेकिन इजराइल उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, उनका डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कैसे इजराइल ने कोशिश की मिसाइलों को रोकने की। दूसरी तरफ देखिए तेल अवीव में जो मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हुई वो गिरती हैं, उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेल अवीव में जगह जगह अटैक के बाद की तस्वीर।
Ale chciałem się petycjowę chwalił. Najde. और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जंग ये लंबी चलेगी। पीएम मोदी ने बताया इस संकट के वक्त हमारी तैयारी क्या है। ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। कोरोना के महासंकट में जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। अब देखिए जरा पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। कोरोना की तरह परीक्षा की घड़ी है, जंग का असर लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। हमें टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। कोरोना में एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना किया था हमने। केंद्र राज्य मिलकर धैर्य और संयम के साथ तैयारी करें। कोरोना के समय विशेषज्ञ अधिकारियों के खास ग्रुप बने थे। इस बार भी ऐसे 7 खास सशक्त ग्रुप समूह बनाए गए जो देश में तेल, गैस और खाद की जरूरत सप्लाई देखेंगे। ये महंगाई और अफवाह रोकने के लिए भी एक्शन लेंगे। अफवाह और जमाखोरों पर अंकुश। ऐसे संकट में गरीबों और श्रमिकों पर बुरा असर पड़ता है। उन्हें पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ मिलता है। 80 करोड़ लोगों को इससे हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है। हर राज्य सरकारों से आग्रह है कि इसके लिए विशेष इंतजाम करें। राज्य सरकारें तय करें कि जरूरी चीजों की सप्लाई होती रहे। कालाबाजारी करने वाले और जमाखोरी पर कड़ा एक्शन हो। देश की विकास गति तेज बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को खाद मिलती रहे। आत्मनिर्भरता जरूरी है। सरकार विदेशी निर्भरता कम करने पर काम कर रही है क्योंकि ज्यादातर ग्लोबल व्यापार जहाजों पर निर्भर है। हथियार और जीवन रक्षक दवाओं में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तकनीक, रेयर अर्थ मिनरल और भी विदेशी निर्भरता कम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में देश की रिफाइनिंग क्षमता बढ़ी है। एलपीजी, पीएनजी और घरेलू गैसों का उत्पादन भी बढ़ा है। सौर ऊर्जा जैसे दूसरे विकल्पों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। संवाद से समाधान, शांति के लिए एकजुट आवाज जरूरी है और भारत कई देशों से लगातार संपर्क में है। हॉर्मुज ग्लोबल व्यापार के सबसे बड़े रूट में से एक है, इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना जरूरी है। भारत मानता है कि संकट का समाधान बातचीत से संभव है। कूटनीति और संवाद से हमारे तेल, गैस के कई जहाज आए हैं। दोनों पक्षों से भी जल्द जंग रोकने और बातचीत की अपील करते हैं। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में 21 मिनट का भाषण दिया। क्या कहा उसका अंश सुनिए। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं हमारी पूरी तैयारी है और हमारी सीधी और सटीक नजर है। लेकिन विपक्ष और विरोधी सवाल उठा रहे हैं, हालात पर चिंता जता रहे हैं। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? राहुल कह रहे हैं विदेश नीति पीएम मोदी की निजी पॉलिसी बन गई और इसकी वजह से उनकी जगहसाई हो रही। मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नियंत्रण है मोदी पर। अमेरिका और इजराइल जो कहेगा पीएम मोदी वही कहेंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं देश में एलपीजी नहीं, एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की समस्या है। राहुल गांधी अबोध बालक हैं। कोरोना काल में लोगों में भ्रम फैलाया और भड़काया। भारत की जनता मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करती है। भारत में कहीं भी तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, बस हिमाचल ने तेल की कीमतें बढ़ा दी। अखिलेश कह रहे बीजेपी लाल टोपी और लाल सिलेंडर से घबराती है।
कहीं रोटी का साइज न छोटा कर दें। विश्व गुरु होते तो ये युद्ध नहीं होता। आपकी विदेश नीति भी विदेश ही तय कर रहा है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कुछ लोग इस सदन में -CCC के साथ आते हैं, न सिविक सेंस, न कॉमन सेंस और न ही कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। ये फोमो गांधी है, इन्हें डर रहता है कि कहीं वो सुर्खियों से बाहर ना हो जाएं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पीएम की चुप्पी की सजा जनता भुगत रही है। मोदी युद्ध से पैदा हुए संकट को संभालने में नाकाम रहे। रोजी रोटी छिन गई और रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर को छू रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं हर बात में कमी निकालना विपक्ष की आदत हो गई है। पूरी दुनिया में संकट है तब भी विपक्ष राजनीति में लगा हुआ है। मोदी जी ने जैसे 11 साल से देश को एकजुट रखा है, वैसे ही इस परेशानी में भी वो सबको एकजुट रखेंगे। सुनिए जरा सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। नहीं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है, आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। दुर्भाग्य है इस देश का, उनको तो तारीफ करनी चाहिए प्रधानमंत्री के इस रवैये का कि जब तक हम उनको सहूलियत दे सकते हैं, और स्टॉक भी बता दिया कि हमारे पास क्या स्टॉक। देश में एलपीजी की भी समस्या नहीं, देश का एक ही समस्या है, एलओपी की समस्या। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है। और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। सोचना चाहिए कि हम कहते थे हम विश्व गुरु हैं, हम कहते थे कि हम ही सब पीस मेकर हैं, चाहे यूक्रेन का जंग हो, और हम आज ये स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष पूरे संपूर्ण विपक्ष का नेता होता है, उसके बाद भी सदन में न उपस्थित रहना, और संकट तो पश्चिम एशिया का आज भी बरकरार है। तो आज तो उनको खुद इससे पहले कहना चाहिए कि इसका भारत को कोई तो है, मतलब दुनिया का संकट है पश्चिम एशिया का। उनको तो ये कहना चाहिए कि भारत इस समय एकजुट है भारत के लिए। अब देखिए जरा भारत की क्या तैयारी है। विपक्ष का काम है कि आलोचना और निंदा करना और सवाल उठाना वो कर रहे हैं, लेकिन भारत अपने स्तर पर क्या कर रहा है ये तस्वीर देखिए। जो शुरू में मैंने आपको दिखाया कि भारत के ऑयल और गैस के जो वेसल और टैंकर हैं वो आ रहे हैं, उसी की एक तस्वीर ये। बसंत और पाइन गैस है, ये दोनों ही जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल कर आ रहे हैं। जग वसंत और पाइन गैस दोनों भारतीय एलपीजी टैंकर हैं, यानी गैस ला रहे हैं आपके लिए, जिनमें कुल 92,612 मीट्रिक टन एलपीजी लगा हुआ है, जिससे करीब 65,21,000 घरेलू सिलेंडर भरे जा सकेंगे। जग वसंत पर 33 और पाइन गैस पर 27 भारतीय नाविक हैं। जहाजों ने क्रू और गैस के साथ हॉर्मुज को सुरक्षित पार कर लिया है। इनके 26 से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाह पर आने की उम्मीद है। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट में 22 भारतीय जहाज अभी भी फंसे, जिनमें से 6 जहाजों पर 3 लाख मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है। पहले अमेरिका, रूस, यूएई, कतर से तेल गैस लेकर जहाज आ चुके हैं, क्योंकि मोदी सरकार कई देशों से तेल गैस सप्लाई चाहती है। ईरान युद्ध के चलते खाड़ी देशों से सप्लाई फिलहाल मुश्किल थी, इसलिए लाल सागर और सुएज नहर के जरिए जहाज लाए गए। भारत 27 नहीं 41 देशों से तेल गैस आयात कर रहा है। ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में दी। देश में घरेलू गैस उत्पादन 25 से 40% तक बढ़ गई है। पीएम मोदी ने कहा हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन पेट्रोलियम भंडार है, इसे बढ़ाकर हम 65 लाख मीट्रिक टन करने का काम कर रहे हैं। अब आपको बताऊं, ये जो वेसल आ रहे हैं, तेल और गैस के जहाज आ रहे हैं, इनके साथ साथ हमारे वॉरशिप यानी युद्धपोत वहां भारत ने पहले से तैनात कर दिए। ये आप देख रहे हैं, ये जो पाइन गैस शिप आ रहा, पीछे आपको नजर आ रहा है दूर,
ये भारतीय वॉरशिप है, इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी निगरानी के लिए। दूर पीछे आपको वॉरशिप नजर आ रहा है। भारत ने काफी दिन पहले इन्हें वहां भेज दिया था। ये आप देख रहे हैं, ऐसे वॉरशिप पहले ही भारत ने तैनात कर दिए। इन जहाजों को भारतीय नेवी के वॉरशिप सुरक्षा दे रहे हैं। जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट के पास भारत के 2 वॉरशिप तैनात हॉर्मुज के आसपास ये युद्धपोत इलाके की निगरानी कर रहे हैं। जो फंसे भारतीय जहाज हैं उन्हें सुरक्षा और उन्हें कवर दे रहे हैं। ऑपरेशन संकल्प के तहत नेवी जहाजों को कवर दे रही है। भारतीय नौसेना पहले भी अपने जहाजों को इस तरह सुरक्षा दे चुकी है। जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए 2 टास्क फोर्स गठित किए गए। कई मंत्रालयों के तालमेल से चल रहा ऑपरेशन संकल्प अब तक 3 भारतीय जहाज सुरक्षित यहां से निकाले गए। करीब 22 भारतीय जहाज अब भी इलाके में मौजूद हैं। नौसेना इनकी सुरक्षा की भी तैयारी कर रही है। समुद्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। इन भारतीय वॉरशिप पर मार्कोस कमांडो मौजूद है। मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना की एक विशेष ऑपरेशन फोर्स यूनिट है और इनकी ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है। 1000 जवानों में एक जवान ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। ये जल, थल और नभ तीनों में दुश्मन से लोहा ले सकते हैं। ओमान की खाड़ी में आईएनएस सूरत भी तैनात है। ये भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक है। ये जहाज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस से लैस है। इसमें लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगी हुई हैं। सुनिए जरा भारत की क्या तैयारी है, उस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या कहते हैं। 2 भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर्स पाइन गैस और जग वसंत, इन 2 लोडेड हैं, एलपीजी लोडेड हैं दोनों पे। इन दोनों जहाजों ने सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया और ये भारत की तरफ अग्रसर हैं। पाइन गैस में 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी है और वो न्यू मैंगलोर पोर्ट पे अराइवल उसका ड्यू है और वो अराइवल 27 मार्च को संभावित है। 27 मार्च की प्रातः संभावित है। वहीं दूसरी एलपीजी कैरियर वेसल जग वसंत है, जिसमें करीब 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी है और वो कांडला की ओर जा रहा है। उसका नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल कांडला होगा और उसकी अनुमानित आगमन तिथि 26 मार्च है। सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं। पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। एलपीजी सिलेंडर भी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। पीएनजी कनेक्शन डोमेस्टिक में 100 पीएनजी की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 100% है विदाउट एनी कट। सो इस स्थिति में कृपया पैनिक न हो और अफवाहों पर विश्वास न करें। अब आपने देख लिया भारत की तैयारी क्या है। अब दूसरी तरफ बड़ी चीज ये है कि आखिर अभी भी दुबई में जो अटैक हो रहे हैं या अटैक हुए उसके बाद पूरी दुनिया प्रभावित है। दुबई में सबसे ज्यादा असर पड़ा है दुबई की प्रॉपर्टी पर, घरों पर। घरों की कीमतें कम हो गई हैं दुबई में। जैसा मैंने आपको बताया कि असर पूरी दुनिया पर पड़ा है, तो देखिए यूएई में क्या असर हुआ। मिडिल ईस्ट की जंग का असर दुबई के रियल एस्टेट कारोबार पर हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में प्रॉपर्टी की बिक्री 44% घट गई। यह गिरावट उस यूएस इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद दर्ज की गई। दुबई में 28 फरवरी से 22 मार्च तक 8000 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई है, जो कि सामान्य तौर पर होने वाली रजिस्ट्री से बहुत कम बताई जा रही। एक्सपर्ट मानते हैं कि युद्ध की वजह से निवेशकों को डर सता रहा है। साथ ही अभी देश में एयरपोर्ट पर आवाजाही भी बहुत कम है, तो माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी के खरीदार यहां आ नहीं पा रहे हैं, इसका भी असर है। हालांकि दुबई की छोटी प्रॉपर्टी के दाम लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए होते हैं, जो कि 47 से 50 हजार रुपए प्रति वर्ग फुट के आसपास पड़ता है। इस हिसाब से 1000 वर्ग फुट का एरिया करीब 5 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। बिक्री में गिरावट से अब कीमतों में 4 से 5% तक गिरावट दिख रही है और अलग अलग जगहों के हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत अलग अलग हो सकती है। फिलहाल यूएस इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से दुबई में प्रॉपर्टी के दाम थोड़े कम हो गए। सुनिए जरा हमारी सहयोगी की रिपोर्ट, तेजश्री जो दुबई में है वो बता रही हैं, सुनिए। इस वक्त यदि हम मार्केट की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, तो क्या हालात है?
तो रियल इस्टेट में जिस तरह से एक अफवाह आ रही है कि मार्केट बहुत डाउन हुआ है और उसी को चलते हमें इंडिया से, चाइना, रशिया से काफ़ी बायर जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ खरीदना है, लेकिन वो डिस्ट्रेस डील ढूंढ रहे हैं। लेकिन दुबई में अभी कोई भी बेचना नहीं चाह रहा है। सो देर इज़ नो सेलिंग हैपनिंग, देर आर नो सेलर्स इन द मार्केट, बट देर आर मेनी बायर्स हु आर आस्किंग फॉर द डिस्काउंटेड, क्योंकि अभी दाम कम है, दाम कम होगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। लेकिन लोग अभी भी उस सिचुएशन में नहीं, किसी को यहाँ बेचना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस है मार्केट के ऊपर। कुछ महीनों में मार्केट। तो कल आपने नहीं सुना और आज नहीं सुना कि मिडिल ईस्ट पर अटैक हुआ हो। ट्रंप ने 5 दिन के लिए जंग रोकी है, क्या ये उसका असर है? एक तस्वीर आपको दिखाऊं, अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। यह अमेरिकी ड्रोन है। अब चारों तरफ एक सवाल उठ रहा है कि आखिर ट्रंप ने यह जंग रोकी क्यों है? यह क्यों कहा 5 दिन हम अटैक नहीं करेंगे? इसके पीछे ट्रंप के दिमाग में क्या है? पहली वजह, फौज को फंड की कमी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 19 लाख करोड़ रुपए का बजट मांगा क्योंकि जंग से हर दिन करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। संसद में ट्रंप की पार्टी ही इस बजट का विरोध में। बढ़ती महंगाई के बीच नए बजट का विरोध हो रहा है। एक और वजह, ईरान के टारगेट पर खाड़ी के वाटर प्लांट है। खाड़ी देशों में जमीन के अंदर पानी कम और तेल ज्यादा होता है। सऊदी, कुवैत और यूएई जैसे देश समंदर पर निर्भर करते हैं। 70% से ज्यादा पानी डीसैलिनेशन प्लांट से शुद्ध होता है। ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के सारे ऐसे वाटर प्लांट हैं। तो क्या खाड़ी देशों ने ट्रंप पर हमले रोकने का दबाव डाला है कि अगर ईरान ने प्लांट फोड़ दिए तो हमें 90% पानी नहीं मिलेगा? एक और वजह, हॉर्मूज पर बढ़ता दबाव। हॉर्मूज स्ट्रेट से मिडिल ईस्ट के देशों का कच्चा तेल गुजरता है। ईरान पर हमले से सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट देशों का हो रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट के बेस से ही ज्यादा हमले कर रहा था। हॉर्मूज बंद होने से मिडिल ईस्ट का नुकसान और ट्रंप पर दबाव बढ़ा। एक और वजह, बाजार में कोहराम। तेल गैस सप्लाई ठप होने से अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अकेले अमेरिका को 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एयरलाइंस कंपनियों का बाजार मूल्य 45 लाख करोड़ गिर गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 85 देशों में तेल के दाम बढ़ गए। दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। अकेले अमेरिकी बाजार को 260 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। नेटो की ट्रंप को नो। ट्रंप ने नेटो और यूरोपीय देशों से कई बार मदद मांगी कि भाई मदद करो। हॉर्मूज खुलवाने के लिए वॉरशिप भेजने तक की अपील कर दी, लेकिन कोई देश ईरान से जंग में सीधे उतरने नहीं आया। जर्मनी, इटली, तुर्की ने सिर्फ बयानों में ट्रंप का साथ दिया। तो क्या अकेले पड़ने की वजह से ट्रंप ने यू टर्न लिया है? एक और वजह है, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन, मध्य अवधि चुनाव। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होंगे। जंग के बाद ट्रंप की रेटिंग 12% कम हो गई। मतलब अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता घटी है। मिड टर्म चुनाव में हारे तो ट्रंप की कुर्सी खतरे में होगी। विपक्ष तब ट्रंप के टैरिफ जैसे फैसलों को चुनौती देगा। कुर्सी से हटाने के लिए महाभियोग भी ला सकता है। और एक और वजह, ईरान का परमाणु केंद्र पर हमला। इजराइल के 2 परमाणु केंद्र डिमोना और अरत पर हमला हुआ। सुरक्षित परमाणु ठिकानों पर भी ईरान ने मिसाइल दागी। इससे इजराइल और अमेरिका दोनों बैकफुट पर आ गए। क्या यह वजह है जिसकी वजह ट्रंप जंग से पीछे हटना चाह रहे हैं? सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो जो कहते हैं वो उस पर घूम के दोबारा भी आ जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक व्यापारी हैं, तो वो हर चीज़ को डील की तरह देखते हैं। वो देखते हैं कि डील बनी कि नहीं बनी। पर अनफॉर्चुनेटली कूटनीति में डील हर दफ़ा कामयाब नहीं होती। तो अब देखना यह है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समय ख़रीद रहे हैं ताकि उनके जो फोर्सेस हैं, जो उनकी मरीन्स हैं, वो आ सकें, या वो सही मायने में चाहते हैं कि इसका समाधान निकले। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का अकेले का डिसीजन नहीं, क्योंकि इसमें इजराइल भी इन्वॉल्व है। और बात यह है कि इजराइल चाहता है कि नहीं, इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप साहब संभाल पाएंगे कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तो रही अब आपको बताऊं, ट्रंप ने कहा 5 दिन वो अटैक नहीं करेंगे। इसका सीधा असर कहां हुआ? सीधा असर बाजार पर हुआ।
मार्केट पर सारे बाजार खिल उठे। देखिए अमेरिकी बाजार, जब ट्रंप ने वहां के सुबह 7 बजे जंग पर ब्रेक दिया, कहा ईरान से सकारात्मक बातचीत हुई है, 5 दिन हमले नहीं होंगे। बयान की खबर आते ही अमेरिकी शेयर बाजार रॉकेट बन गया। महज 6 मिनट के भीतर S&P 500 इंडेक्स 240 अंक उछल गया। इस तेजी से बाजार का कुल मार्केट कैप $2 ट्रिलियन बढ़ गया। लेकिन ईरान ने खंडन किया तो मार्केट कैप $1 ट्रिलियन घट गया। यानी वॉल स्ट्रीट पर 1 घंटे में $3 ट्रिलियन की भारी उछल पुथल आई। भारतीय रुपए में देखें तो करीब 280 लाख करोड़ रुपए का खेल हुआ। अमेरिकी डाउ जोन्स 631 अंक चढ़कर 46,208 के स्तर पर बंद हुआ। टेक बेस इंडेक्स नेस्डैक कंपोजिट 1.38% चढ़कर 21,946 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ जापान का मार्केट देखिए जरा। ट्रंप के ऐलान के बाद बाजार पर असर। ट्रंप के बयान के बाद जापानी शेयर मार्केट में भी बढ़ोतरी हो गई। निक्की 225 इंडेक्स करीब 1.43% बढ़कर बंद हुआ। यह 736 पॉइंट बढ़कर 52,252 के स्तर तक पहुंच गया। चीन का बाजार देखिए। चीनी मार्केट ने भी ट्रंप के बयान पर सकारात्मक रुख अपनाया। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.78% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। मंगलवार को चीनी मार्केट 68 पॉइंट बढ़कर 3,881 पर बंद हुआ। हांगकांग का मार्केट 2.79 के साथ 681 पॉइंट बढ़ गया फौरन। HK50 इंडेक्स 24,859 अंकों के साथ बंद हुआ है। साउथ कोरिया का मार्केट देखिए। यहां कॉस्पी इंडेक्स 2.74% बढ़कर 5,553 पर बंद हुआ। यानी सारे बाजार बल्ले बल्ले कर रहे थे। भारतीय बाजार देखिए, मंगलमय रिकवरी हुई भारतीय बाजार में। इसके बाद सेंसेक्स 1372 अंक चढ़कर 74,068 पर बंद हुआ। इतना ही नहीं, निफ्टी में 400 अंकों की तेजी दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 34 पैसे मजबूत होकर 93.64 पर आ गया। सर्राफा मार्केट में सोना 79 रुपए ही गिरा, सिर्फ 1,39,181 हो गया। वहीं चांदी 2000 बढ़ गया, 2,23,000 रुपए प्रति किलो बिका। सुनिए जरा मार्केट एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। जब तक क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आता तब तक नई तेजी होना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। जहाँ तक और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो भी असम्पशंस होते हैं मैक्रो नंबर्स के रिगार्डिंग के आने वाले दिनों में या जीडीपी ग्रोथ है या कॉर्पोरेट टॉप लाइन अर्निंग्स हैं, ये सारी चीज़ें दे वर बेस्ड ऑन वन थिंग के एंड वन असम्पशन दैट जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो 65-70 के रेंज में रहेगा, 75 के फॉर नियर एंड मिड टर्म। बट अब जो 110 पहुंच गया था, अभी 112-15 कल था, आज 100-104 चल रहा है, जो भी है वो अभी भी एलिवेटेड लेवल पे है। और एनर्जी सिचुएशन अभी तक इम्प्रूव नहीं हुई है क्योंकि टॉक्स अच्छी चल रही है। हालांकि ईरान ने डिनाई किया है, इजराइल कुछ और बोल रहा है, तो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड कन्फ्लिक्टिंग न्यूज आ रहे हैं। सो बेसिकली नाउ इन्वेस्टर्स फील कि शायद जो वी आर क्लोज टू एंड ऑफ द टनल। ट्रंप कह रहे हैं 5 दिन हमले नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं उनकी ईरान से बात हो गई, लेकिन ईरान में किससे बात हो गई? मुश्तबा तो रूस में है, ऐसा दावा है। तो ट्रंप ने किससे बात की? एक चेहरा जिससे मिलवाने जा रहा हूं आपको। ट्रंप ने बात की है गालिबफ से। गालिबफ ये है, कौन है ये गालिबफ और क्या इन्होंने वाकई ट्रंप से बात की है? ये खुद क्या कह रहे हैं या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? दावा है ट्रंप ईरान के एक महत्वाकांक्षी नेता पर दांव लगा रहे हैं। वो नेता है ईरानी संसद के स्पीकर बी गालिबफ। बी गालिबफ अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिकी हित साधने गालिबफ को भरोसे में लिया जा रहा है और उनसे बात करने ट्रंप अपने उपराष्ट्रपति को भेजने को तैयार हो गए। दावा है गालिबफ को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं ट्रंप। अंदर खाने गालिबफ से ही ट्रंप प्रशासन बातचीत कर रहा है कौन ये गालिबफ? गालिबफ को ईरान का कट्टरपंथी नेता माना जाता है। 2020 से ईरानी संसद के अध्यक्ष पद पर काबिज है। उन्हें अली खामनेई का विश्वास पात्र माना जाता था। वो ईरान के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों में से एक हैं जिनका करियर सैन्य सुरक्षा और राजनीतिक रहा है। गालिबफ सुप्रीम लीडर की फोर्स IRGC के पूर्व कमांडर हैं। 1961 में जन्मे गालिबफ ईरान इराक युद्ध में शामिल रहे। 1979 की क्रांति के बाद गालिबफ बाजिस फोर्स में शामिल हो गए। उन्हें तेजी से पदोन्नति मिली और वो 3 साल में जनरल बन गए। फिर सैन्य पायलट बनकर IRGC की वायुसेना के प्रमुख बने। 1999 में
छात्र प्रदर्शनों को कुचलने वाले उन कमांडर्स में एक थे, कमांडर्स में, जिन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति को सख्त एक्शन के लिए कहा था। खमनेई ने ही गालिबफ को राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख बनाया था। IRGC फोर्स से निकलकर सियासत में आए, तेहरान के मेयर बने। 2005, 2013, 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों हार गए। 2020 में संसद के अध्यक्ष बने और 6 सालों से पद पर काबिज हैं। हालांकि इन्होंने अमेरिका से बातचीत का दावा खारिज कर दिया है। कहा तेल बाजार में जोड़तोड़ के लिए अमेरिका फर्जी खबरें फैला रहा है। अब सवाल यह है, ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, ईरान कुछ और कह रहा है। जिससे बात का दावा है वो भी कह रहा है मुझसे बात नहीं हुई, तो सच कौन बोल रहा है? सुनिए ट्रंप को। राष्ट्रपति एक शीर्ष व्यक्ति हैं, ये मत भूलिए। हमने ईरानी नेतृत्व को पूरी तरह मिटा दिया है, पहला चरण, दूसरा चरण और लगभग तीसरा चरण। लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो मुझे लगता है कि ईरान में सबसे ज्यादा सम्मानित नेता है। आप जानते हैं ये थोड़ा मुश्किल है। हमने सबको मिटा दिया है। अब ईरान में कोई बड़ा नेता या कोई सर्वोच्च नेता नहीं है। किसी ने भी दूसरे सर्वोच्च नेता के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन हमने सुना है। हमें नहीं पता कि वो जीवित है या नहीं, लेकिन जो लोग इसे चला रहे हैं वो वास्तव में सच पर यकीन करते हैं। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि उनकी हत्या हो जाए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि उनकी हत्या हो जाए। कोई भी इस वक्त ईरान का मुखिया बनने के लिए उत्सुक नहीं है, लेकिन शायद हम उस समस्या का समाधान निकाल सकें। अब देखिए, ट्रंप एक तरफ कह रहे थे मैं अटैक नहीं करूंगा, हमला नहीं करूंगा, लेकिन नेतन्याहू मिसाइल दाग रहे थे। नेतन्याहू एक तरफ नहीं, ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी अटैक कर रहे थे। ये रात में भीषण हमला लेबनान पर है। नेतन्याहू ने गैस स्टेशन पर अटैक किया। ये देखिए, बड़ा गड्ढा आपको दिख रहा है, यहीं आकर मिसाइल गिरी है, जिसके बाद कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है। यह हिजबुल्लाह की मिसाइल है और ये मिसाइलें उसने इजराइल पर दागी। और इसके दूसरी तरफ इजरायली सेना अटैक कर रही है। ये लेबनान पर अटैक है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है और ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है। एक और अटैक किया इजराइल ने, ये देख रहे हैं की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। गाड़ी जा रही थी, वहीं धमाका हुआ। अब सवाल यह है, अमेरिका क्या जंग से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है कि वो जंग से पीछे हट जाए और ये लड़ाई ईरान बनाम इजराइल रह जाए? क्या ऐसी तैयारी है? तेहरान की तस्वीर देखिए। अमेरिका जंग से पीछे हटेगा तो अमेरिका का फायदा ये होगा कि जो हमले अमेरिकी बेस में मुस्लिम देशों पर हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे और फिर ईरान बनाम इजराइल की लड़ाई होगी। क्या अमेरिका ये चाहता है? ये तेहरान की तस्वीरें देखिए। इजरायली हमले के बाद इमारत ध्वस्त हो गई और बच्चे का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो आखिर नेतन्याहू का प्लान क्या है? अमेरिका भले ही ईरान के खिलाफ हमलों में नरमी बरते, लेकिन इजराइल हर हाल में हमले रोकने को राजी नहीं है। इसका खुलासा इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा, हमने ईरान लेबनान में हमले जारी रखे हैं और रखेंगे, यानी ट्रंप के युद्ध विराम वाले प्लान को इजराइल नहीं मानेगा। मगर इसके पीछे भी नेतन्याहू ने ट्रंप को ही आगे कर दिया है। कहा, मैंने समझौते के बारे में ट्रंप से बातचीत कर ली है। अमेरिका और इजराइल ने जो सैन्य कामयाबी हासिल की है उसी को समझौते में बदलेंगे जिससे हमारे हितों की रक्षा हो सके। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह को निशाना बनाएंगे। ऐसे में इजराइल ने ईरान में कई जगह ऊर्जा ढांचे पर बमबारी की। ईरान के इस्फहान में गैस प्लांट और कंट्रोल स्टेशन पर हमला किया गया।
खुर्रम शहर के पावर प्लांट और गैस पाइपलाइन पर भी हमला हुआ। इजराइल ने कहा कि उसने करीब 50 ठिकानों को टारगेट किया है, जिनमें हथियार रखने की जगह और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने और कई सरकारी इमारतें हैं। इजरायली सेना ने कहा कि अभी हजारों टारगेट बाकी हैं, युद्ध कई हफ्ते चल सकता है। पलटवार में ईरान ने 24 घंटे में इजराइल पर 7 अलग अलग मिसाइल अटैक किए हैं। सुनिए जरा इजरायली पीएम नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। इजराइल ईरान पर हमले जारी रखेगा। सुबह मैंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इजरायली सेना और अमेरिकी सेना की महान उपलब्धियों का लाभ उठाकर एक समझौते के माध्यम से युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर है। एक ऐसा समझौता जो हमारे महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेगा। ऐसे में हम ईरान और लेबनान दोनों पर हमले जारी रखे हुए हैं। हम मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रहे हैं और हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हमने 2 और परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया और हमारा हाथ अभी भी फैला हुआ है। हम किसी भी समझौते में अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेंगे। और जंग के बीच एक और हिला देने वाली खबर आई और वो अमेरिका से आई। अमेरिका में धमाका हो गया। चारों तरफ हड़कंप मच गया कि आखिर अमेरिका में रिफाइनरी में धमाका हुआ। अमेरिकी तेल रिफाइनरी ब्लास्ट के बाद अमेरिकी तेल रिफाइनरी में ब्लास्ट। जंग के बीच अमेरिका की रिफाइनरी में धमाका हुआ। जोरदार धमाके के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यह धमाका और आग टेक्सास के ऑयल रिफाइनरी में हुई। टेक्सास की रिफाइनरी अमेरिका के सबसे बड़े ऑयल सेंटर में से एक है। यह रिफाइनरी रोज करीब 4,35,000 बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करती है। पहले तो शक हुआ कि कहीं ईरान या उसके प्रॉक्सी ने हमला तो नहीं किया, लेकिन बाद में सामने आया कि रिफाइनरी में तकनीकी दिक्कत से धमाका हुआ है। खतरे को देखते हुए इलाके में इमरजेंसी लॉकडाउन लगाया गया है। मतलब रिफाइनरी का काम रोका गया और लोगों को शिफ्ट किया गया। जंग की वजह से अमेरिका में भी तेल गैस की कीमतें करीब 30% बढ़ी हैं और अब एक बड़ी रिफाइनरी में काम रुकने से दिक्कत और बढ़ सकती है। अमेरिकी अधिकारी टेक्सास में हुए धमाके की वजह पता लगाने में जुटे हैं और इस कोशिश में हैं कि कैसे रिफाइनरी का काम फिर से शुरू हो सके। लेकिन दुनिया में जो जंग की तस्वीरें आ रही हैं, एक और तानाशाह है जो कह रहा है उसने बहुत अच्छा काम किया कि उसने परमाणु बम बना लिया बहुत पहले, इसलिए वो जंग से बचा हुआ है। किम जोंग उन पिछले दिनों मिसाइल टेस्ट किया। किम जोंग उन के पास भी परमाणु ताकत है, परमाणु हथियार है। अब देखिए जरा ईरान अमेरिका की जंग के बीच किम जोंग ने बड़ा बयान दिया। किम जोंग उन ने कहा है कि परमाणु हथियार रखने का फैसला उनका सही था। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले ने उन्हें सच साबित कर दिया है। युद्ध में जीत मजबूत ताकत से ही तय होती है। सिर्फ मजबूत सैन्य ताकत ही किसी देश को सुरक्षित रख सकती है। तानाशाह ने सोमवार को संसद में अपने लंबे भाषण के दौरान यह बयान दिया। अपने भाषण में किम ने दक्षिण कोरिया के प्रति सख्त रुख दोहराया है और कहा कि परमाणु ताकत को और मजबूत करेंगे ताकि अमेरिका को रोक सकें। किम जोंग उन का यह भाषण लिखित रूप में जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि 2019 में ट्रंप के साथ बातचीत टूटने के बाद परमाणु हथियार बढ़ाने का फैसला उनका सबसे सही कदम था। किम ने कहा कि अब वो यूएस के खिलाफ मोर्चे में और सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हालांकि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सीधे नाम नहीं लिया। किम जोंग उन ने साफ किया कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सुनिए जरा किम जोंग उन क्या कह रहे हैं। बढ़ते अमेरिकी विरोध माहौल के बीच उत्तर कोरिया वाशिंगटन के खिलाफ संयुक्त मोर्चे में मजबूत भूमिका निभाएगा। ट्रंप के विरोधी टकराव या शांतिपूर्ण बातचीत का चुनाव करते हैं या नहीं, यह उन पर निर्भर है, लेकिन हम किसी भी विकल्प का जवाब देने के लिए तैयार हैं और वर्चस्ववादी ताकतों के लिए हमारे पास परमाणु हथियार होना बिल्कुल सही है। मौजूदा वक्त में परमाणु हथियार एक तरह की सुरक्षा की गारंटी है।